तेजस्वी ने किया पलटवार। 5 जून को पटना आ सकते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, राजद विधायक ने दी जानकारी। एसटीईटी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में पुलिस ने भाजी लाठी, कई अभ्यर्थी हुए घायल। घटना के बाद शिक्षा मंत्री ने दी सफाई। कोरोना संक्रमण के खत्म होने के साथ ही देवघर में बैद्यनाथ मंदिर को सावन में खोलने की उठी मांग। पंडा समाज के साथ ही सांसद ने उठाई आवाज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को होगी कैबिनेट की बैठक। बैठक में कैबिनेट के विस्तार पर हो सकती है चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजनीतिक जगत की। दरअसल कोरोना की स्थितियां जैसे जैसे सुधर रही हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के राजनीति खत्म नहीं हो रही है। ऐसे में बिहार में संक्रमण को लेकर के और उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बाद सियासी जारी है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैक्सीन अब तक नहीं लिया है, जिसके बाद राजनीति हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने तेजस्वी को डरा हुआ बताया है। अमर्यादित शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है, जिसके बाद जवाब में तेजस्वी यादव ने पूरी शालीनता के साथ परिचय देते हुए पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, कहीं आप भी अफवाहों के शिकार होकर तो टीका नहीं लगवा रहे हैं। आप भारत ही नहीं बल्कि विश्व के वैज्ञानिकों का भी विश्वास कीजिए। आप बेखौफ खुद टीका लगाएं, अपने परिवार को टीका लगाने के लिए प्रेरित करें, स्वयं लगाकर अपने उस फोटो को सोशल मीडिया पर डालें, मीडिया में डालें। मेरा तो लास्ट कैटेगरी है ना भाई, मैं तो 18 से 44 वाले में आता है ना, सबसे लास्ट है। पहले अभद्र टिप्पणी की जा रही है। अभद्र टिप्पणी, अभद्र मानसिकता के लोग जो हैं, और क्या अपेक्षा की जा सकती है। फिर भी उनकी अभद्र भाषा को हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। इधर पटना में तेजस्वी यादव के वैक्सीनेशन नहीं लिए जाने को लेकर के हम प्रवक्ता ने भी पलटवार किया है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने हमला बोला। दानिश रिजवान ने कहा कि सरकार का साथ दीजिए और वैक्सीन को लेकर भ्रम मत फैलाइए। एक तरफ जहां देश कोरोना से परेशान है, वहीं हम और सरकार के लोग अपोजिशन के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम से तंग आ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी घर में बैठे हैं। कोरोना का भयानक काल चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि जनता के बीच में एक मैसेज देने के लिए कम से कम वैक्सीनेशन करा ले, खुद कराएं, खुद अपने परिवार के सदस्यों से करवाएं और अपने समर्थकों से भी आह्वान करें कि वो जाकर वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीन ही जान बचाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को तो अपनी राजनीति करनी है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने भी कोरोना टीकाकरण को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के नाम पर केंद्र सरकार जो है राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 21 जून को 80 लाख टीकाकरण कराकर मोदी सरकार कह रही है कि विश्व रिकॉर्ड बनाया, जबकि चीन में एक दिन में 1 करोड़ 80 लाख टीका लगाया गया। पूर्व मंत्री शकील अहमद ने यह भी कहा कि कोरोना से बड़ी संख्या में मौत भी हुई है, जिसके जिम्मेदार सरकार है। इससे बड़ी तादाद में लोग मरे हैं, हर गांव में मरे हैं। मैं एक गांव की बात बता रहा हूं। मेरे एक जान पहचान के इसी मधुबनी जिला में एक राजनीतिक दल के एक नेता, उनकी पत्नी का निधन हुआ। मैंने फोन किया एक दूसरे अपने कार्यकर्ता को कि मैं आना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप मत आइए। इसलिए नहीं आइए कि इस गांव में 32 से 35 लोग मरे। आप किनके किनके यहां जाइएगा? चूंकि व्यक्तिगत रूप से जाने पे लोगों को अच्छा लगता है और बोले कि हर बड़े गांव में लगभग यही स्थिति है, इसलिए थोड़ा अस्थिर होने दीजिए, उसके बाद आना जाना कीजिएगा। आप सोचिए कि अगर एक बड़ा गांव है तो ठीक है, बड़ा गांव है, 8,000 10,000 की आबादी है, उसमें 32-35 लोग मरे हैं और बिहार में दूसरे राज्यों के मुकाबले में थोड़ी लहर वैसी तेज नहीं थी, तब बिहार में ऐसी हालत है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग बिल्कुल मांग करते हैं बिहार सरकार से भी और भारत सरकार से भी कि एक सर्वेक्षण हो पंचायत के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रखंड और पंचायत के माध्यम से।
इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में नीतीश सरकार को 2 से 3 महीने में गिराने की खबरों को लेकर के अब राजद के विधायक लगातार उस पर मुहर लगा रहे हैं। ऐसे में अब राजद विधायक अनिल साहनी ने भी तेजस्वी यादव के बयान को सही बताते हुए बीजेपी और जदयू में कई ऐसे विधायक हैं जिनको लेकर के कहा कि वो खुश नहीं है पार्टी में। साथ ही अनिल साहनी ने लालू प्रसाद यादव के 5 जून को पटना आने की बात को भी स्वीकार की है। तोड़ फोड़ नहीं करने वाले हैं। जिस प्रकार से उन्होंने लोजप्पा को तोड़कर और तोड़ फोड़ कर कर और जो अपने पार्टी में मिलाए हैं और उसको केंद्रीय मंत्री बनाने जा रहे हैं उनके चर्चा को, दूसरा काम हम लोग नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति बनेगी 2-3 महीना में कि उनका ही भाजपा का विधायक हो चाहे जो है सो जदयू का विधायक हो अपने आप वहाँ पर अपमानित महसूस कर रहे हैं। वो जो है सो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम अपंगू बनाया जा रहा है। लेकिन लालू प्रसाद जी के यादव जी को तो कमी हम लोग खल ही रही है, मगर हम लोगों को आशा और विश्वास है कि हो सकता है 5 तारीख को पटना में हमारे नेता जन जन के नेता मसीहा लालू यादव भी उपस्थित होंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। इधर लोक जनशक्ति की पार्टी में चाचा भतीजे की लड़ाई के इर्द गिर्द बिहार की सियासत सिमट कर रह गई है। विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति के गलियारे चारों तरफ से सियासत की एक शतरंजी चाल दिखा दे रही है, जिसको लेकर के चालों की अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ाए रखा है। लेकिन अब जो खेल लोक जनशक्ति पार्टी में हुआ वो यकीनन एक ऐसा खेल है जो जैसे जैसे अपने हस्र की ओर बढ़ रहा है, बिहार की सत्ता, सियासत और उसके समीकरण को पूरी तरीके से उथल पुथल करने का संकेत दे रहा है। 2 दिनों के अंदर चिराग पासवान और उनके नेताओं की तरफ से कुछ ऐसा किया गया जिसकी भनक किसी को नहीं लगने दी गई। कल चिराग पासवान अचानक दिल्ली से अहमदाबाद चले गए और वहां बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के कुछ ही घंटों के बाद चिराग गुट के बड़े नेता अशरफ अंसारी, शहनवाज अहमद कैफी, उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पटना लैंड कर जाते हैं और पटना में चिराग के घर पर बैठक होती है। हालांकि इस बैठक के बाद जो बातें सामने आई जिसकी जानकारी मीडिया को भी नहीं दी गई, इसमें चिराग गुट के दूसरे बड़े नेता भी शामिल होते हैं। इन 2 घटनाक्रमों से यह संकेत मिलता है कि चिराग कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। फैसला उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन चिराग यह भी जानते हैं कि यह वक्त भी फैसले का है। या तो किसी तरह राम को मान ले या फिर छोटे भाई तेजस्वी का हाथ थाम ले। इस पूरे मामले को लेकर के हमारे सहयोगी अभिषेक ने बातचीत की, क्या कुछ खास रहा सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खबर लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर है और लोक जनशक्ति पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चिराग पासवान के जो तमाम करीबी सिपासलार हैं, वो इस वक्त पटना में हैं। पटना में चिराग पासवान के घर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं, पार्टी के बड़े नेता शहनवाज कैफी सर हैं, पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं, पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान हैं, राजेश भट्ट हैं। तमाम नेताओं से हम बातचीत करेंगे। चिराग पासवान जी के घर पर ये जुटान आज क्यों है? सर, शुरुआत राजू तिवारी जी से, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, चिराग पासवान जी के घर पटना में, दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए थे आप, आज पटना में मोर्चा क्या संभालना है? कब हम लोग मोर्चा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम 20 साल से जुड़े हुए इस पार्टी में हैं। तो पार्टी के सुख दुख हर घड़ी में पार्टी के कार्यकर्ता के होने का कर्तव्य है, कर्तव्य का हम निर्वहन कर रहे थे। इसमें मोर्चा की बात कहाँ से आ गई? तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज पटना लैंड कर गए हैं, इसके अपने मायने निकाले जाएंगे। घर पर चिराग पासवान जी के घर पर नेताओं का जुटान है, उसका अपना मतलब निकाला जाएगा, आप ही जानते हैं। देखिए, हम बिहार ही के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार ही में हमको रहना था। बीच में कुछ दिन के लिए हम गए थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने। तो बिहार में आप डटे रहने वाले हैं? बिहार ही के हम लोग नेता हैं, बिहार ही हैं तो बिहार ही में रहेंगे। आशीर्वाद इस बात की जानकारी नहीं है, हमसे कोई हमको जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी बात नहीं हुई है, हम इस बारे में कुछ जी। तो हमारे साथ पार्टी के दूसरे नेता हैं, शहनवाज कैफी साहब हैं। सर, चिराग पासवान जी के घर पर पटना में हम लोग मौजूद हैं, शहनवाज कैफी भी पटना में हैं। वही सवाल आपसे, सवाल एक जैसा लग सकता है, लेकिन शहनवाज कैफी दिल्ली में भी जो लड़ाई चल रही है उसके प्रमुख रणनीतिकारों में से एक हैं और आज पटना में कैसे कल आपने हाजीपुर की बैठक को भी अटेंड किया है। आप पत्रकार साथी, इसको लड़ाई हो गई, हम लड़ाई है। दोस्ती हमसे कौन नहीं करना चाहता? मेरे बिना किसी का कुछ चलना है, नमक के बिना कुछ सब्जी बनी है। और आज जो मीटिंग हो रही है चिराग जी के घर पर, उस मीटिंग से क्या निकलकर सामने आने वाला है? उसमें 5 की तैयारी है। 5
5 जुलाई को सिर्फ यहाँ पर आपको आदरणीय राजू जी को देख रहे हैं, आप आदरणीय संजय जी को देख रहे हैं, इंजीनियर रविंदर जी को देख रहे हैं, राकेश सिंह जी को देख रहे हैं, भट्ट साहब को देख रहे हैं, मृणाल भाई को देख रहे हैं। सिर्फ ये नहीं देखिए, सुरेंद्र विवेक जी को देख रहे हैं। अब ये देखिए, इस तरह की मीटिंग संपूर्ण बिहार में कल शाम के बाद शुरू हो गई। तो इधर एसटीईटी 2019 के रिजल्ट और मेरिट लिस्ट में हुई धांधली को लेकर राजधानी पटना में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव कर किया। इस दौरान एसटीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठी भांजी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों को लेकर राजनीति गरमाते जा रही है। अपनी नियुक्ति, मेधा सूची में नाम सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करने की कोशिश की। तो अभी इस मेधा सूची से नियुक्ति की तो बात कभी थी नहीं, न हो सकती है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, ये नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो इसलिए ये अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है और हम अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो। सरकार उनके हित, उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है और हम आगे भी वही न्यायपूर्ण फैसला करेंगे। पटना के प्रतिबंधित इलाके में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन को जब पुलिस ने रोकना चाहा तो वह अभ्यर्थियों ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले लोगों को तोड़ा तोड़ा कर पीटा। वहीं इस मामले को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना की न केवल निंदा की बल्कि कहा कि यह लाठी वाली सरकार है जो छात्रों के खिलाफ तानाशाही रवैया अपना रही है। तेजस्वी ने कहा कि यह सरकार युवाओं का जीवन बर्बाद करने पर तुली है। एक तरफ जहां रिजल्ट में मलयालम हीरोइन को पास करा दिया गया तो वहीं दूसरी ओर कई छात्रों के साथ गलत किया जा रहा है। सरकार पर लाठी वाली सरकार है, तानाशाह रवैया अपना दी है, एक तो घोटाला करती है और पूरे तरीके से जो नौजवान का जो जीवन है, युवाओं का जो जीवन है, उसको बर्बाद करने पर तुली हुई है। आप देखिए 11 से है और अब 21 हो गया, अब तक जो है किसी को पक्की नौकरी जो है लोगों को नहीं मिल पा रही। अब आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि छात्रों को उनका अधिकार मिलता है या नहीं। सरकार का आश्वासन बाकी आश्वासन की तरह कहीं हवा हवाई तो नहीं होगा। डीटीवी भारत के लिए पटना से निषेध की रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले सहरसा में लोग परेशान हैं और अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल जिले के सलखुआ और सितुआहा जो कि उप मुख्यमंत्री का पैतृक गांव है, यहां के कोशी बांध के समीप बना सड़क काफी दिनों से जर्जर हालात में है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस जगह बराबर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बनी रहती है, लेकिन किसी के द्वारा यहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अब बाढ़ का समय आ गया है जिससे लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। अभी देखते हैं कि मतलब जो है ना 10-15 दिन पहले कुछ रिपेयरिंग किया है, लेकिन यहाँ दोनों पुले के बीच में जो है ना गड्ढे सा बने रहता है। गाड़ी घोड़ा निकलने में कई बार जो है ना मतलब गिर जाता है। बहुत कठिनाई है। बारिश होने के बाद जो है ना यह जो है यहाँ बहुत कठिनाई हो रहा है, इसीलिए करके इस पर कोई
इधर कटिहार में लगातार बारिश होने की वजह से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। बारिश होने से काढ़ागोला गंगा नदी के करीब 3.5 फीट पानी की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं गंगा नदी में पानी बढ़ने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। निचले इलाकों में लगे सब्जियों की खेती पूर्ण रूप से अब चौपट हो गई है। जो काढ़ागोला घाट में जो कटाव हुआ है वो हम लोग के संज्ञान में है। वो एग्जैक्टली बांध पर नहीं हुआ है, बांध से थोड़ा पहले के एरिया में हुआ है। वहाँ पर टीम जा कर के जो वहाँ के फ्लड डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और वीडियो वगैरह जा कर के उन्होंने देखा है। एसडीओ भी गए थे और वहाँ पे जो भी कटाव के लिए कार्य किया जाना है वो हो रहा है। इधर पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआ गांव में एक महिला को अगवा करने की कोशिश नाकाम रही। ग्रामीणों ने अगवा करने वाले दोनों युवकों को खदेड़ कर पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। बेगूसराय में मंगलवार को अलग अलग थानों की पुलिस ने 200 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही 2 पिकअप वाहन को भी जब्त किया है। यही नहीं, पुलिस ने 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पहला मामला सिंगौली थाना क्षेत्र का है, जहां शराब लदी पिकअप वैन से शराब बरामद किया गया। वहीं दूसरी जो तस्वीर आई वो लोहिया नगर थाने की है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मंझौली से चावल के भूसे की आड़ में बड़ी मात्रा में शराब हाथी दहलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता पाई है। इधर गया के बोध गया में विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने गया के बाद सिटी एसपी राकेश कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को आदेश दिया कि महाबोधि मंदिर में जितने भी जवान रह रहे हैं और जिन्हें मंदिर के सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, सभी को जांच के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। साथ ही अचानक किए निरीक्षण के दौरान डीटीएमसी के पास स्कैनर मशीन जो लगाया गया था वो बंद पड़ा हुआ था लॉकडाउन के कारण, जिसके बाद अब उन्हें शुरू करने का भी आदेश दे दिया है। ये एक औचक निरीक्षण है मेरे द्वारा किया गया है, जो कि टेंपल से बोध गया टेंपल सिक्योरिटी है। यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉय किया है और जो फोर्स की तैयारी, हमारे फोर्सेज वगैरह किस प्रकार से तैयारी है। बीटीएमसी के द्वारा यहाँ पर लगेज स्कैनर भी लगाया गया है, तो उसको भी जांच की गई है कि ठीक सुचारू रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखा गया है सुचारू रूप से काम कर रहा है, नई मशीन लगी है। और साथ ही जितने भी हमारे जवान हैं कई सारे पोस्ट पर हैं, ये लोग कितने अलर्ट हैं और किस प्रकार से चेकिंग कर रहे हैं, इसका भी औचक निरीक्षण किया गया है। इधर बक्सर के केशवपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा शुरू किया गया, बता दें कि इससे 53 गांवों को लाभ मिलेगा और 2022 तक इसका पूरा काम हो सकता है। बता दें कि योजना पर 3 चरणों में काम होना है। पहले चरण में गंगा से पानी निकालकर उसे ट्रीटमेंट प्लांट तय किया जाएगा, लाना होगा। उसके बाद दूसरे में उसे साफ कर पानी पीने योग्य बनाया और तीसरा उस पानी की सप्लाई करनी जाएगी। बता दें कि 2015 में अधूरा प्रोजेक्ट छोड़कर कंपनी भाग गई थी। वहीं इसके बाद पुनः शुरू होने से प्रतिदिन 15.5 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। इधर रोहतास जिले के डेहरी में एक शख्स ने लोन की किस्त ना चुकाने की वजह से डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया और उसके बाद उसके मकान को बैंक ने सीज कर दिया है। दरअसल जिले के डेहरी ऑनसोन के वीरन बीघा के रहने वाले अजय चंद्रा ने साल 2016 में एसबीआई डेहरी की शाखा से इंडस्ट्री के नाम पर 99 लाख का लोन सैंक्शन कराया था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद लोन की राशि बढ़कर 1 करोड़ 15 लाख रुपए हो गई थी। इस दौरान बैंक के अधिकारियों के बार बार लोन चुकता करने की नोटिस भेजने के बाद भी अजय चंद्रा ने 1 रुपए भी बैंक में जमा नहीं किया, जिसके बाद राशि को रिकवर करने के लिए पटना से एसबीआई की टीम पहुंची और मजिस्ट्रेट के रूप में डेहरी सीईओ अनामिका कुमारी की उपस्थिति में दलबल के साथ वहां पहुंचे और आवास को सील कर दिया है। जो मकान के ऑनर हैं उन्होंने 2013 में एक फैक्ट्री खोलने के लिए 99 लाख का एसबीआई डेयरी ब्रांच से लोन लिया था, बट ये अभी तक उसका थोड़ा भी कोई भी हिसाब पेमेंट नहीं कर पाए, रिपेमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सार्फेसी एक्ट के अकॉर्डिंग इनका ये सारा सीजर हो रहा है। नाम से 99 लाख का इनका लोन दिया था, लोन की किस्त इन्होंने बिल्कुल नहीं चुकाई। इनका इंडस्ट्रीज भी इन्होंने बंद कर लिया, फंड का दुरुपयोग किया, तो बैंक का पैसे डाइवर्ट कर लिया गया। इसके चलते आज की तारीख में इन पर 1 करोड़ 15 लाख रुपये का डीज है और इन्हें 6 महीने से
लगातार रिमाइंडर के बाद भी इन्होंने 1 रुपया बैंक खाते में जमा नहीं किया। हर बार इनके पास सिर्फ डेट हो जाता है। तो भारतीय स्टेट बैंक शाखा पटना का मैं शायद वहाँ पर उनके ब्रज के शब्द में हमने 13(2) और 13(4) जो हमारा सरफेस एक्ट 2002 के तहत आता है, इसके तहत हमने। अब खबरें झारखंड की। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावण मेला को लेकर के पंडा धर्मरक्षी सभा के झारखंड सरकार से मांग की है कि उनकी मांग है कि इस बार देवघर में श्रावणी मेला लगाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि पिछले साल सावन मेला नहीं लगा था, जिससे मंदिर से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। इसलिए इस साल सावन मेला लगाने की उन्हें इजाजत दी जाए। अभी जो वर्तमान में देश की स्थिति है और जो विशेषज्ञ कह रहे हैं तीसरी लहर आने वाली है, मेरे ख्याल से कुछ दिन और सरकार को देख करके और कड़ाई से 1 सप्ताह लॉकडाउन कर दिया जाए और कड़ाई करके पूर्णतः लॉकडाउन कर दे सरकार। लेकिन सावन माह में जो भी वैक्सीन लगा चुके हैं, जो ले चुके हैं, उन्हें मंदिर में आने की और पूजा करने की अनुमति दे। वहीं दूसरी तरफ गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर को खोलने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से जिक्र किया है जिसमें पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट का आदेश और देश के अन्य मंदिरों तारापीठ, महाकाल और तिरुपति की तर्ज पर इन्हें भी खोलने की बातें कही हैं। सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र में लिखा है कि दोनों मंदिर संताल परगना और झारखंड के स्वाभिमान का प्रतीक है। पत्र में सांसद ने कहा है कि इस संबंध में विभिन्न व्यवसायिक संगठनों का भी हित ध्यान में रखते हुए साफ तौर पर सरकार को बड़ा आदेश लेने की जरूरत है। इधर रामगढ़ में JSLPS में कार्यरत मास्टर बुक कीपर कैडरों के से लंबित मानदेय भुगतान के संबंध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि MBK महिलाओं ने अपने मानदेय को लेकर रामगढ़ जिला JSLPS कार्यालय में प्रदर्शन किया और JSLPS DPM गौरव जायसवाल को ज्ञापन भी सौंपा है। अगर जितने भी महीने ना हमारे दीदी में इस रामगढ़ में और हम लोग का मानदेय को लेकर काफी दिक्कत हो रहा है। हम लोग को बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है कोरोना काल में, जिसके कारण हम लोग ये ऑफिस अपना गोला में भी रखे हुए थे इस प्रस्ताव को, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पे जितने भी महिलाएं सबको हम लोग MBK पद पे हैं और हम लोगों का मानदेय 2019 से नहीं किया गया है और आपका अक्टूबर 2020 से काम बंद भी कर दिया गया है। इधर बोकारो के दुगदा थाना क्षेत्र के दामोदर कोलियरी में संचालित हो रही संजय उद्योग हाउस सोर्सिंग कंपनी में रंगदारी को लेकर कई राउंड गोली चली। इस संबंध में घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि वर्षों से बंद दामोदर कोलियरी में संजय जो उद्योग है उसके आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से उत्खनन का काम किया जा रहा था, जहां रंगदारी को लेकर 2 पल्सर बाइक सवार काले रंग की बाइक पर सवार होकर आए और BCCL अधिकारी को मारने की कोशिश करते रहे, पर मिसफायर होने के कारण किसी प्रकार की हानि नहीं हुई और वे भाग निकले, लेकिन रंगदारी की मांग को लेकर एक पत्र छोड़ गए हैं। फायरिंग की घटना हुई है, किसी ने आकर के फायरिंग किया है और रंगदारी मांगने का प्रयास महसूस हो रहा है। अभी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी होगा अभी कुछ करना जो है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आसपास में भी हुई हैं धनबाद जिले में, तो काफ़ी कुछ सूत्रों को हम लोग संभाल रहे हैं। इधर खूंटी के मुरहू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुरहू थाना क्षेत्र के पंचघाघ पर्यटन स्थल पर घूमने आए लोगों और स्थानीय युवकों की सूचना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंचघाघ पर्यटन स्थल के पास से एक PLFI सदस्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और लेवी के 2 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम आदम सांडी है, जो PLFI का सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज करके जेल भेज दिया है।
इधर रामगढ़ में कोरोना संक्रमणों की संख्या शून्य होने से लोगों का उत्साह वैक्सीनेशन के लिए बढ़ा है। रामगढ़ साई मंदिर प्रांगण में लोगों की भीड़ वैक्सीन लेने के लिए उमड़ी। मौके पर सिविल सर्जन क्षेत्र के थाना प्रभारी सहित कई समाजसेवी और गणमान्य व्यक्तियों ने लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया है। साई मंदिर में उपस्थित हूँ, उनके कृपा से आज यहाँ बड़ी भीड़ है क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन का एक सेंटर लगाया गया है। वैक्सीनेशन के लिए लोग उत्साहित दिख रहे हैं और लेकिन इसमें डिस्प्यूट है इनके बीच में कि कौन सा लगवाएं, कोविशील्ड की कोवैक्सीन। मेरा कहना है जो सब वैक्सीन सबके लिए है, केवल कोवैक्सीन जो है वो हमने सेकेंड डोज के लिए रखा हुआ है क्योंकि उसकी क्वांटिटी हमारे पास कम है। अब खबरें एक नजर में राष्ट्रीय। मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए तारीख और समय तय हो गया है। यह बैठक 30 जून को शाम 5 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और सभी राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। बता दें कि यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है। हाल के दिनों में मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की भी लगातार चर्चाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही नए चेहरों को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं। 27 संभावित नेताओं के मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा है। खबर यह भी है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री ने खुद मंत्री जो हैं उनके मंत्रियों के समूह में बुला करके उनके मंत्रालयों के कामकाज की भी आज समीक्षा ली है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक 5 घंटे तक चली और कई मंत्रियों ने अपने कार्यकाल का प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जिनका कार्यकाल बेहतर नहीं होगा उन्हें मंत्रालय से हटाया भी जा सकता है। इधर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली का वादा किया है। राज्य के निवासी पहले से ही बहुत ज्यादा बिजली पर विचार कर रहे थे और बिल भर रहे थे और इस मुद्दे पर कांग्रेस और अकाली दल दोनों से नाराज थे। ऐसे में यह मुद्दा सियालदह कांग्रेस को खास तौर से परेशान कर रही है और इसके बाद जब केजरीवाल ने इसकी घोषणा कर दी है तो दोनों पार्टियों में उथल पुथल दिख रहा है। बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा। सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इधर यूपी के अमेठी में खेती में सिंचाई की समस्या को देखते हुए सरकार ने नई योजना बना रखी है, जिसमें से एक योजना यह भी थी कि खेतों की सिंचाई की सुविधा के लिए नहर के सिल्ट को साफ किया जाए ताकि नहर का पानी खेतों तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन अमेठी के बाजार शुल्क ब्लॉक की 2 नहरों को साफ करने के लिए पैसा तो पास हो गया, लेकिन नहर में घास अभी भी जमा हुआ है और इस काम में घोटाले की आशंका जताई जा रही है। अमेठी जिले के बाजार शुल्क ब्लॉक में 2 नहरें संचालित होती हैं, जिससे सैकड़ों एकड़ खेतों को पानी मिल सकता है, लेकिन अब तक इसकी सफाई नहीं होने के बाद किसानों में निराशा दिख रही है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।